नमस्कार दोस्तों, तत्वबोधिनी जीएस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, जीडीपी एवं उसके माप, ठीक है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, ये सब मैंने देखा था। अब दूसरा टॉपिक कृषि स्टार्ट होनी थी, कृषि, ठीक है। लेकिन कृषि पढ़ने से पहले मुझे ये भूमि सुधार पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो आज हम भूमि सुधार से संबंधित कुछ पहलुओं को देखेंगे, जिसमें भूमि सुधार का इतिहास हो गया, भूमि सुधार के महत्व एवं परिणाम, बिहार में भूमि सुधार की आवश्यकता, स्वामित्व योजना, बिहार की भूमि सर्वेक्षण, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला जो टॉपिक है भूमि सुधार का इतिहास, ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि भूमि सुधार होता क्या है, ठीक है। तो भूमि सुधार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्वितरण और पुनर्संरचना की जाती है, ताकि भूमि के असमान वितरण को कम किया जा सके और कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। भूमि सुधार का इतिहास कई देशों में सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत में भूमि सुधार का इतिहास को समझने के लिए हमें विभिन्न कालखंडों में देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, हमने भूमि सुधार समझ लिया, ठीक है, भूमि सुधार क्या होता है। अब इसके बाद भूमि सुधार कब कब हुआ है, मतलब भारत में, प्राचीन भारत से, मतलब प्राचीन या ब्रिटिश काल से ही देखेंगे, क्योंकि इसके पहले तो मुगल काल में ये बहुत प्रकार की भूमि रहती थी, ठीक है। तो ब्रिटिश काल से, मुख्यतः ब्रिटिश काल से देखेंगे, इसे आधुनिक काल तक जोड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में 3 व्यवस्था जिम्मेदार थी, ठीक है। एक जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, ठीक है। तो सबसे पहले जमींदारी प्रथा देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जमींदारी प्रथा लागू की गई, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और किसानों से कर वसूलने का जिम्मा दिया गया। जमींदार अपने अधिकारों को दुरुपयोग करते थे, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। बस जमींदार का काम यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना, अतः उसने भूमि सुधार पर ध्यान नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि जो कृषि था वो, मतलब उसका उत्पादन प्रभावित हुआ, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश शासन के दौरान रैयत और महलवाड़ी प्रथाएं भी लागू की गई, जिसमें किसानों को सीधे तौर पर भूमि का मालिकाना हक दिया गया, लेकिन कर वसूली का भार उन्हीं पर था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। अगर आप देखेंगे मतलब ये जो फर्स्ट नंबर ब्रिटिश काल की भूमि सुधार, इसको आप मैप से भी बना सकते हैं। मैप में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में था जो इसमें जमींदारी प्रथा था, ये वाली क्षेत्र में पूरा, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में रैयतवाड़ी प्रथा, और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह क्षेत्र में ये महलवाड़ी प्रथा, ठीक है। इस तरीके का आप दिखा सकते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ भूमि सुधार में, ये देखते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन हुआ, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 में लागू किया गया, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामित्व छीनकर किसानों को दिया गया। फिर भूमि सीलिंग अधिनियम 1960 और 1970 के दशक में भूमि सीलिंग कानूनों को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों और परिवारों द्वारा रखी जा सकने वाली अधिकतम भूमि की सीमा तय की गई। अतिरिक्त भूमि को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और भूमिहीन किसानों में वितरित किया। भूस्वामी का अधिकार, भूमि सुधार के तहत किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिया गया। इससे किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिली और वे अपनी भूमि का बेहतर उपयोग कर सके। बस यही समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर भूमि सुधार आया स्वतंत्रता के बाद, तो इसको 4 भागों में, सबसे पहले एक काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, हदबंदी कानून, ठीक है, चकबंदी, और चौथा अगर देखा जाए तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। मुख्यतः ये 4 सुधार किए गए थे, ठीक है। लेकिन ये किसी क्षेत्र में सफल हुए, किसी में असफल हुए, ठीक है। बिहार में ये असफल रहा है, बिहार और ये बंगाल वाले क्षेत्र में ये असफल रहा है, ठीक है। अब 1990 के बाद आधुनिक काल में हम देखेंगे कि भूमि सुधार किस प्रकार, भूमि सुधार की चुनौतियाँ, ठीक है। 1990 के बाद भूमि सुधार की गति धीमी हो गई। वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव के चलते कृषि क्षेत्र पर ध्यान कम हो गया। इसके साथ ही भूमि विवाद,
न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता ने भूमि सुधार को प्रभावित किया। भूमि अधिग्रहण और विकास, ठीक है। आधुनिक काल में भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार किए गए ताकि औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए भूमि को अधिग्रहित किया जा सके। हालांकि इसके चलते कई स्थानों पर किसान आंदोलन और विरोध का भी सामना करना पड़ा। अब भूमि सुधार का इसमें प्रभाव देखेंगे कि भूमि सुधार जो हुआ उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। दो तरीके का प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले हम ये सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। भूमि सुधार ने भारत में कृषकों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे गरीब और भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ। उससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव हो सके। नकारात्मक प्रभाव, भूमि सुधार की प्रक्रिया में कई कमियां भी रही है। भूमि वितरण में भ्रष्टाचार, कानूनी अड़चनें और राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसे सीमित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में भूमि सुधार के उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। अब इसके निष्कर्ष देखेंगे। भूमि सुधार भारत के कृषि और सामाजिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रक्रिया रही है। इसके माध्यम से भूमि का अधिक समान वितरण, कृषकों के अधिकारों की सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी आई है, जिनसे निपटने के लिए आज भी प्रयास जारी है। भूमि सुधार ने निश्चित रूप से भारत के ग्रामीण और कृषि समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। अगर ये देखा जाए तो ये टॉपिक एंड हो गए, भूमि सुधार, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो दूसरा टॉपिक है ये भूमि सुधार के महत्व एवं परिणाम, ठीक है। अब ये आ जाता है दूसरा टॉपिक, ठीक। तो अब इसमें देखेंगे भूमि सुधार के महत्व और परिणाम, ठीक है। सबसे पहले भूमि सुधार का महत्व। पहला महत्व अगर देखा जाए तो इसे सामाजिक न्याय। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य समाज में भूमि का असमान वितरण को समाप्त करना और सामाजिक न्याय को स्थापित करना था। भूमि का पुनर्वितरण करके गरीब और भूमिहीन किसानों को भूमि का अधिकार दिया गया, जिससे वे अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला सकें, ठीक है। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब इसमें भी देखा जाए भूमि सुधारों के माध्यम से भूमि का स्वामित्व छोटे किसानों को दिया गया। उन्हें अपनी भूमि पर मेहनत और संसाधन लगाने की प्रेरणा मिली। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिली। और जब खाद्य सुरक्षा होगा तो आगे चल के पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगा, ठीक है। ग्रामीण विकास। भूमि सुधारों ने ग्रामीण इलाकों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में मदद की। भूमिहीन किसानों को भूमि मिलने से उनका जीवन स्तर सुधरा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आया। कृषि अधिकारों की सुरक्षा, कृषक अधिकारों की सुरक्षा। भूमि सुधारों ने किसानों की कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान की, जिससे उन्हें जमींदारों और बड़े भूस्वामी के शोषण से मुक्ति मिली। इससे किसानों को अपनी भूमि पर स्वायत्तता और सुरक्षा का अनुभव हुआ। पांचवां, सामाजिक असमानता में कमी, ठीक। तो भूमि सुधारों ने समाज में भूमि आधारित असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे समाज के निचले तबके को भूमि का अधिकार मिला। इससे सामाजिक समरसता और स्थिरता को बढ़ावा मिला। आर्थिक स्वतंत्रता। भूमि सुधारों ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर दिया। भूमि का स्वामित्व मिलने से वे अपनी फसल उगाने और अपनी आय बढ़ाने और गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम हुए। अब भूमि सुधार का परिणाम देखिए, ठीक है। भूमि सुधार का पुनर्वितरण, ठीक। भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप लाखों भूमिहीन किसानों को भूमि का स्वामित्व मिला। इसने गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। भूमि सुधारों के चलते भारत में जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। इससे जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण पर रोक लगी और किसान सीधे तौर पर भूमि के मालिक बने। आय में सुधार। भूमि सुधारों से किसानों की आय में वृद्धि हुई। भूमि का स्वामित्व मिलने से किसान अपनी उपज को बेचकर सीधे मुनाफा कमा सकें, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आ सका, ठीक है। और अगर जीवन स्तर में सुधार आएगा तो वे अपना खर्च ज़्यादा करेंगे, अर्थव्यवस्था भी बड़ी होगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का भी विकास हो सकेगा, ठीक है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि। किसानों को भूमि का अधिकार मिलने से वो अपनी भूमि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। इससे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिली। पाँचवां, कानूनी और सामाजिक विवादों में वृद्धि, ठीक है। भूमि सुधारों के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर कानूनी और सामाजिक विवाद भी उत्पन्न हुए। भूमि के पुनर्वितरण और स्वामित्व के
सवालों पर कई विवाद उभर कर सामने आए जिनका समाधान कई बार मुश्किल हो गया है। अगर देखा जाए तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा विवाद है वो भूमि संबंधी विवाद ही है। ठीक है। अधूरी या असफल सुधार, कई राज्यों में भूमि सुधार पूरी तरीक़ा से सफल नहीं हो सके। कानूनी अड़चनें, राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक विफलताओं के कारण भूमि सुधार का लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं किया जा सका। अब इसका हम निष्कर्ष देख लेंगे दोनों का एक महत्व और परिणाम का। भूमि सुधारों ने भारत के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना था और इसने कई किसानों की जिंदगी में सुधार लाया। हालांकि भूमि सुधार की प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी आई और कई जगहों पर इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। फिर भी भूमि सुधारों ने भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ये जो दूसरा टॉपिक था ये समाप्त हो गया है। अब हम जो तीसरा टॉपिक है कि बिहार में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, मतलब क्यों जरूरी है बिहार में। ठीक, बिहार एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है और अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। लगभग 76% जनसंख्या कृषि प्लस सहवर्ती क्षेत्र में लगे हुए हैं। बिहार की 76% जनसंख्या। ये डाटा 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण का है। ठीक है, हालांकि राज्य की कृषि उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति कई चुनौतियों से घिरी हुई है। इस संदर्भ में बिहार में भूमि सुधार की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ भूमि सुधार की जरूरत के कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले मतलब क्यों जरूरी हुआ। ठीक है, पहला नंबर, भूमि का असमान वितरण। बिहार में भूमि का वितरण अत्यंत असमान है। राज्य में अभी भी बहुत सी भूमि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास केंद्रित है, जबकि अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है। भूमि सुधार में इस असमानता को कम करने की आवश्यकता है ताकि गरीब और भूमि किसानों को भूमि का स्वामित्व मिल सके। दूसरा, भूमिहीनता और गरीबी। ठीक है, बिहार में बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं जिनके पास अपनी आजीविका के लिए कोई अस्थायी साधन नहीं है। भूमि सुधार के माध्यम से उन्हें भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान करके उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है। कृषक शोषण। ठीक है, भूमि पर अधिकार न होने के कारण छोटे और सीमांत किसान जमींदारों और बड़े भूस्वामियों द्वारा शोषण का शिकार होते हैं। भूमि सुधार के माध्यम से किसानों को कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जा सकती है जिससे उनका शोषण समाप्त हो सके। चौथा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। भूमि सुधार से किसानों को अपनी भूमि पर स्वामित्व मिलने से वे अधिक निवेश कर सकते हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे राज्य की कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सामाजिक असमानता का उन्मूलन। बिहार में जाति और सामाजिक असमानता की समस्या भी भूमि असमानता से जुड़ी हुई है। भूमि सुधार से समाज में कमजोर और वंचित वर्गों को भूमि का अधिकार मिलने से सामाजिक असमानता में कमी लाई जा सकती है। प्रवास और बेरोजगारी। ठीक है, बिहार में बेरोजगारी और प्रवास की समस्या भी भूमि असमानता से जुड़ी हुई है। भूमिहीनता और कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण लोग बेहतर रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं। भूमि सुधार से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं जिससे प्रवास रोका जा सकेगा। ठीक है, सातवां, कानूनी विवाद और भूमि विवादों का समाधान। बिहार में भूमि संबंधी कानूनी विवाद और भूमि पर कब्जे के मामले की भरमार है। ठीक है, भूमि सुधार के माध्यम से इन विवादों का समाधान किया जा सकता है और भूमि रिकॉर्ड्स की अद्यतन किया जा सकता है जिससे भविष्य में विवादों को रोका जा सकेगा। सामाजिक स्थिरता और शांति। भूमि सुधारों से समाज में स्थिरता और शांति स्थापित हो सकती है। भूमि के समान वितरण से सामाजिक असंतोष और संघर्षों को कम किया जा सकता है जिससे राज्य में सामाजिक समरसता और स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष। बिहार में भूमि सुधार की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है
इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि राज्य की समग्र आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी। भूमि सुधार से भूमि का समान वितरण, कृषक अधिकारों की सुरक्षा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और सामाजिक असमानता में कमी लाई जा सकती है। यह बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए एक आवश्यक कदम है। अगर देखा जाए तो बिहार में क्यों बच सकता है, ये टॉपिक है जो ख़त्म हो गए। ठीक है, अब इससे कुछ और भी ये जो टॉपिक है ये अगर देखा जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में अभी आ सकते हैं, ठीक है, और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। मैंने लॉन्ग का PDF दे दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें मतलब शॉर्ट में भी इसको छाट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथा टॉपिक है स्वामित्व योजना। ठीक है, ये भी भूमि से संबंधित है, भूमि विवाद को कम करने के लिए, उसका रिकॉर्ड के लिए, तो इसको भी देख लेंगे, ये करंट में काफ़ी चर्चा रहा है। ठीक है, तो स्वामित्व योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट और आधिकारिक रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में संपत्ति के अधिकारों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। बस यही समझ लीजिए कि अगर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा तो फिर भूमि विवाद ऑटोमेटिक है जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना का प्रमुख उद्देश्य, इसमें उद्देश्य देखेंगे। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करके ग्रामीण लोगों को उनके घरों और भूमि पर स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता में वृद्धि। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाता है और उसका डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। यह संपत्ति स्वामित्व और विवादों को कम करने में मदद करता है। ठीक है, संपत्ति पर ऋण सुविधा। अब जो अगर मान लीजिए आपका जो ज़मीन है, ठीक है, इसका अगर रिकॉर्ड आ गया आपके नाम पर, जो भी एक पूरा हो गया, तो इस ज़मीन पर आप लोन भी ले सकते हैं, ऋण भी लिया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। ठीक है, तो संपत्ति पर ऋण सुविधा। इस योजना से ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके आर्थिक जीवन में सुधार होगा। चौथा, राजस्व और संपत्ति कर का सही आकलन। संपत्ति का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड से स्थानीय निकाय को सही कराधान में मदद मिलती है, जिससे पंचायत और ग्राम स्तर पर राजस्व की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, पाँचवा, संपत्ति विवादों का समाधान। इस योजना के अंतर्गत संपत्ति के स्वामित्व का स्पष्ट और कानूनी रूप से मान्य रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे संपत्ति विवादों की संख्या कम होती है। ठीक है, अब स्वामित्व योजना की प्रमुख विशेषताएं भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं रहा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ड्रोन सर्वेक्षण, इसमें ड्रोन का उपयोग किया गया है। दूसरा, संपत्ति कार्ड वितरित किया गया है। ठीक है, आप देखते रहते हैं इसमें अगर तो ड्रोन सर्वेक्षण, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके गांवों की संपत्ति का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। इससे सही और सटीक रूप से संपत्ति की सीमाएं तय होती हैं। संपत्ति कार्ड, ठीक है, संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने के बाद हर संपत्ति के मालिक को एक संपत्ति कार्ड दिया जाता है, जो उनके स्वामित्व का प्रमाण होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र होता है। राज्यों और पंचायतों का सहयोग। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें, साथ ही ग्राम पंचायत का भी सहयोग लिया जा रहा है। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट। योजना की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में की गई थी। पहले यहाँ पर इसका मतलब क्या करता है, इसके ट्राई किया गया था इसे कि ये सफल होता है या नहीं। ठीक है, इसके मतलब जो पॉजिटिव है, सकारात्मक परिणामों के बाद इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया है। अब स्वामित्व योजना के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, स्वामित्व योजना क्या है ये देख लिए, इसके विशेषताएं देख लिए, इससे क्या लाभ होगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास में सुधार। सबसे पहले ग्रामीण विकास में सुधार हो सकता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े विवादों में कमी आएगी और संपत्ति का सही मूल्यांकन हो सकेगा।
ठीक है। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण। ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे वे अपनी व्यापार व अन्य आवश्यकताओं के लिए धन जुटा सकते हैं। ठीक है। संपत्ति विवादों का समाधान। संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट होने से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों की संख्या में कमी आएगी और कानूनी प्रणाली का बोझ कम हो सकेगा। स्थानीय शासन में सुधार। ठीक है। संपत्ति का कर और राजस्व में वृद्धि से ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों को विकास के लिए अधिक धनराशि प्राप्त होगी। डिजिटल भारत की दिशा में एक कदम। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटलीकरण के करीब लाती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होता है। अब इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी रूप से संरक्षित करता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता और विवाद समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है। डिजिटल और तकनीकी प्रगति के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व को सुदृढ़ बनाने का यह प्रयास ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें 5वां टॉपिक, जो भारत में बिहार में जो सबसे चर्चित है अभी करंट का जो मामला है। ठीक है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण, इसे हर एक जिला स्तर पर किया जा रहा है। ठीक है। ये आने की प्रबल संभावना है। ठीक है। 70 बीपीएससी मेंस में। ठीक है। ये आ सकता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है। क्यों ज़रूरत है बिहार में भूमि सर्वेक्षण। बिहार का भूमि सर्वेक्षण, जमीन सर्वे, राज्य में भूमि सुधारों और भूमि विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सर्वेक्षण भूमि की माप, सीमांकन, स्वामित्व से संबंधित विवादों को हल करने में मदद करता है। बिहार में भूमि सुधार और सर्वेक्षण का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिक संगठित और आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किए हैं। ठीक है। अब भूमि सर्वेक्षण का उसका उद्देश्य क्या है, मतलब सरकार क्यों चाहती है कि भूमि सर्वेक्षण हो। भूमि का सही मापन और सीमांकन। ठीक है। भूमि का वास्तविक मापन से संबंधित विवादों को कम करने के लिए सर्वेक्षण की जरूरत होती है। यह किसानों और अन्य भूमि मालिकों को उनकी जमीन का आकार और सीमाओं की जानकारी देता है। ठीक है। मतलब जो भी सरकार को भी पता चलेगा कि इतना मेरा जमीन है, इससे विवाद कम होगा। ठीक है। स्वामित्व का सत्यापन। जमीन का सर्वेक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन के मालिकों के पास उनका वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र हो, जिससे विवादों में कमी आए। डिजिटल रिकॉर्ड का निर्माण। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों का डिजिटलीकरण किया जाता है, ताकि रिकॉर्ड्स ऑनलाइन उपलब्ध हो और नागरिकों को सरकार की सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। ठीक है। चौथा, भूमि विवादों का समाधान। भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि के संबंधित विवादों को कम करना और भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करना है। अब देखिए इसमें कि पहला आयाम तो इसका खत्म हो गया। ठीक है। अब दूसरा आयाम देखते हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण की स्थिति क्या है। ठीक है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया बहुत समय से चल रही है। पिछला सर्वेक्षण 1950-60 के दशक में हुआ था। हालांकि यह सर्वेक्षण पूरी तरीके से सटीक नहीं था और बाद में कई भूमि विवाद उत्पन्न हुए। इसलिए वर्तमान समय में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त को फिर से प्रारंभ किया। ठीक है। वर्तमान में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया, इसमें मतलब इसके विशेषताएं भी लिख सकते हैं, इसका महत्व भी लिख सकते हैं कि किस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग। वर्तमान में बिहार सरकार आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग कर रही है। इससे सर्वेक्षण की सटीकता बढ़ती है और समय का भी बचत होती है। ठीक है। डिजिटलाइजेशन। ठीक, भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी ऑनलाइन देख सके। ठीक है। मतलब आधार कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही भूमि दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखा जा रहा है। ठीक है। अब भूमि विवाद निवारण। सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे तुरंत सुलझाने के लिए विशेष भूमि अदालतों का गठन किया जा रहा है। अब लंबे समय तक विवाद न्यायालय में लंबित नहीं रहेंगे। स्वामित्व प्रमाण पत्र। ठीक है। DCLR बोलते हैं उसको।
सर्वेक्षण के बाद जमीन मालिकों को डिजिटल रूप से एक स्वामित्व प्रमाण पत्र लैंड ऑनरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो कानूनी रूप से मान्य होता है। अब देखा जाएगा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण की क्या क्या चुनौतियां आ रही है। पुराने और अपर्याप्त रिकॉर्ड्स, ठीक है। बिहार में कई जगहों पर भूमि से संबंधित पुराने रिकॉर्ड्स या तो गायब हैं या वो पर्याप्त नहीं है। इन रिकॉर्ड के अभाव में सर्वेक्षण की प्रक्रिया में कठिनाई आती है, ठीक है। दूसरा, कानूनी विवाद। भूमि विवाद और कानूनी अड़चनें भी भूमि सर्वेक्षण को समय पर पूरा करने में बाधा डालती है, ठीक है। तकनीकी और मानव संसाधनों की कमी। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। अब बिहार सरकार इससे निपटने के लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है। मतलब बिहार सरकार की पहल को देखेंगे। बिहार सरकार ने भूमि सुधार और सर्वेक्षण के काम को तेजी से पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम शुरू किया है। अब यहीं पर से आ जाता है सबसे पहला क्वेश्चन, अगर ये देखा जाए तो पीटी में भी पूछ सकता है प्रीलिम्स में, कि जो भूमि सर्वेक्षण है ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग मतलब के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इस विभाग को ये स्थानांतरित किया गया है। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, ठीक है। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए विशेष भूमि अदालतों की स्थापना की गई है। अब इसका हम निष्कर्ष देखेंगे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे राज्य में भूमि विवादों का समाधान और भूमि स्वामित्व के रिकॉर्ड को सटीक रूप से अपडेट किया जा सके। हालांकि इसमें कई चुनौतियां हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों और सरकार के प्रयासों से इस प्रक्रिया को सुगम और सटीक बनाने का काम किया जा रहा है। भूमि सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप राज्य में भूमि स्वामित्व के विवादों में कमी आएगी और किसानों व अन्य भूमि मालिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी। अगर देखा जाए तो जो आज का टॉपिक था ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए कल मतलब अगले लेक्चर में हम कृषि देखेंगे, ठीक है। कृषि देखेंगे, इसके बाद इसी के साथ अगर देखा जाए इस कृषि को देखने के लिए इसी के बाद हरित क्रांति चलता है, ठीक है। बिहार में और भारत में हरित क्रांति, लेकिन इसे कृषि खत्म होने के बाद इसे आगे के लेक्चर में हरित क्रांति देखेंगे। और ये जो कृषि चैप्टर है ये मतलब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हो सकता है 2 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हरित क्रांति में भी एक लगेंगे। अब कुछ इसमें करंट का भी मुद्दा है, ये भी देखेंगे इसमें इससे संबंधित, ठीक है। और इसी के साथ इस टॉपिक को आप देखिए और धन्यवाद।